गुड आफ्टरनून, वेलकम। कैसे हैं आप सब? मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हम लोगों ने आज बैंकिंग का टुकड़ा उठाया। मतलब क्या बात करने वाले हैं हम लोग बात करेंगे बैंकिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट पे। क्या है बैंकिंग, क्या सिस्टम है, क्या प्रणाली है। अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो कितने टाइप्स के बैंक हैं हमारी इकोनॉमी में, क्या ऑपरेशन है उनका, और अलग अलग बैंकों के अलग अलग फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। शुरू करेंगे बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग जो हमारा चैप्टर है बिहार बोर्ड में या सीबीएसई के मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी 12th के बच्चे इसे पढ़ते हैं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। किसी एक मीडियम को लेकर हम बात नहीं करते। जो भी टर्मिनोलॉजी होगी आपको हिंदी में बताया जाएगा, फिर इंग्लिश में भी बताई जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि मनी एंड बैंकिंग का ये जो बैंकिंग का अपना पोर्शन है, इस पोर्शन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। इससे पहले कि बैंकिंग शुरू करें, मनी के बारे में अगर आपको बताऊं तो चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा डेफिनेशन ऑफ मनी के साथ। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग तरीके से मनी को डिफाइन किया। हार्टले विदर्स के बारे में बात करें तो विदर्स साहब डिफाइन करते हैं मनी इज व्हाट मनी डज। गुड इवनिंग। एक दूसरा डेफिनेशंस भी अगर बात करें तो इट इज इट इज अ कमोडिटी दैट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, की आमतौर पर जो भी एक्सेप्टेबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको जो कमोडिटी के पास जो रखेगा उसको हम लोग मनी कहेंगे। इवोल्यूशन ऑफ मनी फिर आता है चैप्टर में। इवोल्यूशन ऑफ मनी में हम ये देखते हैं कि मनी कहाँ से लेकर कहाँ तक इवॉल्व हुआ। कहने का मतलब, हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग, जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। अब एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे तो एवोल्यूशन पे हम लोगों ने शुरू किया कमोडिटी मनी, एनिमल मनी, और फिर हम लोग आज पहुंच चुके हैं बिटकॉइंस पे, क्रिप्टो करेंसी पे। तो एक लंबा सफर तय किया है मनी ने। उससे आगे जाओगे तो फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के इवोल्यूशन से जस्ट पहले एक इकोनॉमी चलती थी, नाम दिया था हम लोगों ने सीसी इकोनॉमी। उसके अंदर जो सिस्टम प्रिवेल हो रहा था, नाम था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हिंदी मीडियम वालों बच्चे विनिमय प्रणाली के नाम से उसे हम जानते थे। तो मनी के चैप्टर का ओवरव्यू देखने के बाद जो हमारा दूसरा टुकड़ा है जिस पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज बैंकिंग। शुरू करते हैं कहानी आज की। अगर हम बैंकिंग के बारे में बात करें तो बैंक क्या है, तो बेसिकली ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थाएं, जिसको अभी हमने बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है, बैंक इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जमा स्वीकार करती है, मतलब विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, और ऋण प्रदान करती है, एंड प्रोवाइड और ग्रांट्स लोन। मतलब कोई भी ऐसी वित्तीय संस्था जो दो प्राइम फंक्शन को कर रही होगी, दो मुख्य काम कर रही होगी। पहली, जमाओं को स्वीकार करना, मतलब डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, और दूसरी बात लोन देना, मतलब ऋण प्रदान करना। तो ऐसी वित्तीय संस्था को हम अर्थव्यवस्था के अंदर
बैंक के नाम से जानेंगे। यूं तो बैंक के खूब सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें पढ़ने लायक, हमें कवर करने लायक बेसिकली दो टाइप्स है बैंक की। एक का नाम हमने दिया है सेंट्रल बैंक और दूसरे का नाम दिया है कमर्शियल बैंक। तो आज हम इस दोनों को कवर करने वाले हैं, इस दोनों के काम को देखने वाले हैं। चलते हैं और शुरू करते हैं बात भारतीय रिजर्व बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखोगे बैंक के दो टाइप में हम लोगों ने अभी अंतर किया कि बैंक दो तरह का होगा। पहला टुकड़ा कहलाएगा केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक और दूसरा टुकड़ा कहलाएगा व्यावसायिक बैंक, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, चाहे आप जो भी कह लो। तो बड़ा अगर एमसीक्यू पूछता है कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक आर देयर, जवाब होगा हमारा दो। बैंक होंगे दो तरह के। कौन कौन सा है? एक होगा सेंट्रल बैंक और एक होगा कमर्शियल बैंक। हिंदी वालों पहले को कहेंगे केंद्रीय बैंक और दूसरे को कहेंगे वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक। अब अगर भारत के केंद्रीय बैंक के बारे में बात करें, मतलब कि भारत का सेंट्रल बैंक के बारे में अगर बात करें, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाएगा किसको? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में और भी बात करेंगे अभी हम लोग, लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यू टकरा रहा है तो उसको ध्यान से देखोगे बिहार बोर्ड के बच्चों। अगर आपसे सवाल पूछता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक है, तो आपका आंसर होगा कमर्शियल बैंक। क्योंकि ध्यान दोगे अगर हम कमर्शियल बैंक के बारे में बात करेंगे तो एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वहां, तो सर अंतर कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक के बारे में पूछ रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के बारे में पूछ रहा है? अंतर करने का आसान तरीका, जब भी सेंट्रल वर्ड से पहले आर्टिकल द लगा रहेगा, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बात हो रही है आरबीआई की, बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो सेंट्रल बैंक एक ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से कौन सा बैंक है, तो हमारा उत्तर होगा, हमारा आंसर होगा वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक। बढ़ते हैं आगे। तो अगर केंद्रीय बैंक के बारे में बात करें तो हर अर्थव्यवस्था के पास केंद्रीय बैंक एक होता है, और भारत की स्थिति में, भारत के कंडीशन में इस बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यापारिक बैंक के बारे में बात करें तो इसकी कोई मैक्सिमम संख्या या अधिकतम संख्या नहीं है, ये लोगों के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से मैनी इन नंबर्स हो सकते हैं। और हमारे इंडिया में अगर कमर्शियल बैंक के बारे में बात करो तो एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, खूब सारे कमर्शियल बैंक हैं। और सेंट्रल बैंक फिर कौन सा है सर? तो सेंट्रल बैंक एक ही है, नाम है आरबीआई। बढ़ते हैं आगे, शुरू करेंगे कमर्शियल बैंक के फंक्शन से। अब फंक्शन से पहले सर कमर्शियल बैंक कहेंगे किसको? तो यूं तो हमने सीख लिया कि बैंक होंगे दो तरह के, एक होगा कमर्शियल बैंक, एक होगा सेंट्रल बैंक। लेकिन कमर्शियल बैंक को अगर डिफाइन करने कोई कहे आपसे कि डिफाइन कमर्शियल बैंक, तो ध्यान रखेंगे पीपल्स बैंक आर बेसिकली कॉल्ड कमर्शियल बैंक। इससे आसान परिभाषा, इससे आसान डेफिनेशन मैं आपको नहीं दे सकता। ध्यान रखोगे क्या बोला हमने? पीपल्स बैंक आर कंसिडर्ड एज कमर्शियल बैंक।
मतलब हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों का जो बैंक होगा, लोग जिस बैंक से अपनी बैंकिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होंगे, उस बैंक का नाम हम देंगे कमर्शियल बैंक। बहुत आसान है। फिर से मैं बताऊं, कमर्शियल बैंक किसको कहेंगे? तो कमर्शियल बैंक उन सारे बैंक्स को कहेंगे जो लोगों के बैंकिंग नीड को फुलफिल करेगा। क्या काम करता है? सारे बच्चे कभी ना कभी बैंक जरूर गए हैं और बैंकिंग ऑपरेशन से फैमिलियर होंगे। अगर नहीं भी तो आज हम सीखेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, मतलब व्यापारिक बैंकों का कार्य। क्या काम कर रहा होगा व्यापारिक बैंक? अभी फिर से अगर मैं बता दूं कि व्यापारिक बैंक क्या है, तो लोगों का बैंक, पीपल्स बैंक, ऐसा बैंक जिससे लोग अपने डे टू डे बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। शुरू करते हैं काम कमर्शियल बैंक का। पहला काम, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। हिंदी मीडियम वालों, जमाएं स्वीकार करना। मतलब कि कमर्शियल बैंक का जो पहला काम, प्राइम काम होगा, वो क्या होगा? दैट कमर्शियल बैंक विल एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। कि व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक जमाएं स्वीकार करेगी लोगों से। अब जब व्यापारिक बैंक जमाएं स्वीकार कर रही है, तो ये किस फॉर्म में जमाएं स्वीकार कर रही है, ये भी हमारे सिलेबस में है। सीबीएसई के बच्चों, जमाएं स्वीकार हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों ध्यान से देखोगे, जमाएं स्वीकार करना हमारे सिलेबस में है। तो अगर कोई सीबीएसई का भी देख रहा है तो ऐसा नहीं है, वेल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 12वीं के बारे में बात छोड़ भी दूं, अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी नहीं भी हो तो भी कमर्शियल बैंक का ऑपरेशन जानना एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। पहला काम सीखा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। जमाएं स्वीकार करेंगी कौन सी बैंक? व्यापारिक बैंक। किससे? लोगों से। सीखने वाले हैं किस किस फॉर्म में जमाएं स्वीकार करेगी। पहला फॉर्म सभी लोग जान रहे हैं, इस फॉर्म को। फॉर्म का नाम है सेविंग्स डिपॉजिट। अगर डिफाइन करोगे तो बचत जमा क्या है? तो एक ऐसा पैसा जो हमारे बचत खाते में है सर, एक ऐसा पैसा जो हमारे बचत खाते में है, सेविंग्स अकाउंट में है। इस डिपॉजिट को, इस जमा को हमने नाम दिया सेविंग्स डिपॉजिट, मतलब बचत खाता। कुछ बातें बिल्कुल क्लियर करेंगे हम लोग। नंबर 1, कौन खुलवाएगा इसे? हु? तो सबसे पहले कौन खुलवाएंगे इसे? तो ऐसे लोग जो कैश अर्न कर रहे होंगे, मतलब कैश अर्नर होंगे, रोकड़े में कमा रहे होंगे, पैसे में कमा रहे होंगे, कैश में कमा रहे होंगे। और ये लोग क्या करेंगे? अपने फ्यूचर की, भविष्य की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कोप अप करने के लिए, उस पे अपने आप को सही ढंग से उस सिचुएशन को फेस करने के लिए ये सेविंग्स करेंगे, सेविंग्स फॉर फ्यूचर। तो कौन खुलवा रहा है सेविंग्स अकाउंट को? नंबर 1 कैश अर्नर्स, और नंबर 2 सैलरीड एम्प्लॉइज। सैलरीड एम्प्लॉइज, बहुत सारे लोगों का सवाल कि सर सैलरी अकाउंट भी होता है कुछ। तो सैलरी अकाउंट बेटा सेविंग्स अकाउंट का ही पार्ट है। सैलरी अकाउंट कोई अलग अकाउंट नहीं होता। जो कैरेक्टरिस्टिक सेविंग्स अकाउंट की होगी, ठीक वही कैरेक्टरिस्टिक सैलरी अकाउंट की भी होगी। एक फैक्टर अलग से काम कर रहा होगा, उसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस का बात करेंगे। तो पहली बात, कौन खुलवाया? तो ऐसे लोगों ने खुलवाया जो कैश में कमा रहे हैं, अपने भविष्य के लिए बचत करने के दृष्टिकोण से। दूसरे सैलरी वाले एम्प्लॉई हैं जो इस अकाउंट को खुलवा रहे हैं। क्यों? फ्यूचर में
बचत करने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने इनकम का कुछ पार्ट सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सर इस अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलेगा? जवाब है यस। इंटरेस्ट किस दर पर मिलेगा? तो जवाब है वार्षिक, मतलब एनुअल। वार्षिक ब्याज मिलेगा हमें इस पर, एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा हमें इस पर। पहली बात, कौन खुलवाएगा? सीख गए। दूसरी बात, ब्याज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तीसरी बात, फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी सर? सेविंग्स अकाउंट अगर हम खुलवाते हैं तो बैंक हमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी? तो नॉर्मल फैसिलिटीज बेटा, जिसे आप पासबुक कहते हो, आज के टाइम में पासबुक का जगह स्टेटमेंट ने ले लिया। चेकबुक कहते हो जिसे आप, तो पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, ये सारी ही फैसिलिटीज आपको मिलेंगी जब आप सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाओगे। इंटरेस्ट मिला, हाँ जी। फैसिलिटीज मिली, यस सर। अगला सवाल, क्या अर्थव्यवस्था में, क्या इकोनॉमी में इस अकाउंट से कैपिटल फॉर्म होता है? मतलब कि क्या कैपिटल फॉर्म हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में? यस नो में जवाब दो बच्चों। क्या सेविंग्स अकाउंट से हमारी इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्म हो रहा है? यस या नो? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चूंकि सेविंग्स अकाउंट में जब हम लोग पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमारा इंटेंशन फ्यूचर के लिए पैसे को जमा करना है, हमारा इंटेंशन उस पैसे को विड्रॉ करना नहीं है। तो क्या सेविंग्स अकाउंट से कैपिटल फॉर्म होगा? जवाब है यस, सेविंग्स अकाउंट से कैपिटल फॉर्म होगा। क्या क्या सीखा बचत खाता के बारे में हम लोगों ने, सेविंग्स अकाउंट के बारे में हम लोगों ने? कौन खुलवाएंगे? कैश अर्नर, सैलरीड एम्प्लॉयड। क्यों खुलवाएंगे? फ्यूचर के लिए सेव करने। इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ जी। कैपिटल फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा। फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी? चेकबुक मिलेगा, पासबुक मिलेगा, एटीएम कार्ड मिलेगा, जो भी बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज है सब मिलेगा सेविंग्स अकाउंट पे। पैसा निकाल कब सकते हैं सेविंग्स अकाउंट से? बताओगे कोई? पैसा सेविंग्स अकाउंट से कब निकाल सकते हैं? जब हमारा मन करे, मतलब whenever we need money we can withdraw it from savings account. yes. बढ़ते हैं करंट डिपॉजिट की तरफ। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, चालू जमा। तो ऐसा डिपॉजिट, ऐसा जमा जो हमारे चालू खाता में होगा उसको हम नाम देंगे करंट डिपॉजिट का, चालू जमा का। कौन खुलवाएंगे? बिजनेसमैन। क्यों खुलवाएंगे? सेविंग्स क्यों नहीं खुलवा रहे हैं? तो सेविंग्स अकाउंट में नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो ये लिमिटेड है, लेकिन करंट अकाउंट में नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करेंगे ये अनलिमिटेड है। मतलब अगर एक दिन के अंदर आप 1,00,000 बार भी अपने बैंक खाते में पैसे डाल रहे हो तो बैंक बिल्कुल आपसे नहीं पूछने वाली कि आपने पैसा कहां से लाया, आपने पैसा क्यों डाला। तो सबसे अच्छी बात करंट अकाउंट की कि नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शंस विल बी अनलिमिटेड इन केस ऑफ करंट अकाउंट। मुफ्त ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड मतलब असीमित होगी। किस स्थिति में? चालू जमा की स्थिति में। कुछ और बातें इसके बारे में, क्या बैंक हमें इंटरेस्ट देगी? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंक करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं देगी।
उल्टा हमसे ही चार्ज लेगी, और चार्ज का नाम रखा है हम लोगों ने AMC। फुल फॉर्म होगा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं ये, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। कौन खुलवा रहा है करंट अकाउंट को? बिजनेसमैन खुलवा रहे हैं। क्यों खुलवा रहे हैं? क्योंकि अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं इसमें, नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है इसमें। साल में एक बार ही ऑडिट होगा इस अकाउंट का, पूरे साल हम कितने भी ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट दे रही है? जी नहीं। अगला सवाल, क्या कैपिटल फॉर्म हो रहा है? सेविंग्स अकाउंट में हमने पढ़ा, बचत खाते में हमने पढ़ा कि इकोनॉमी के अंदर कैपिटल फॉर्म हो रहा है, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर कोई कैपिटल फॉर्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बेसिकली इस अकाउंट को खुलवाने का इंटेंशन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फुलफिल करना है, इसका कोई इंटेंशन सेविंग्स करना नहीं है। इस वजह से चालू जमा में, करंट डिपॉजिट में, इकोनॉमी के अंदर कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल फॉर्म नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। सेविंग्स डिपॉजिट देख लिया हमने, करंट डिपॉजिट देख लिया, मतलब बचत जमा देख लिया, चालू जमा देख लिया। एक और काम की बात यहां पे हम करेंगे। सिंस वी कैन विड्रॉ आवर मनी फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट व्हेन एवर वी नीड, मतलब कि जब भी कभी हम डिमांड करेंगे, बैंक हमें हमारा पैसा दे देगा, हम बैंक से विड्रॉ कर पाएंगे। इस वजह से इस दोनों अकाउंट को या इस दोनों डिपॉजिट को कंबाइनली नाम देते हैं हम लोग डिमांड डिपॉजिट का। पॉइंट टू रिमेंबर स्टूडेंट, इफ somebody asks what do you mean by demand deposit, so savings deposit and current deposit collectively both are known as demand deposit। क्या है डिमांड डिपॉजिट? तो बचत जमा और चालू जमा दोनों को मिलाकर जो हम नाम देंगे वो है डिमांड डिपॉजिट। बढ़ते हैं आगे अपने तीसरे फॉर्म पर। क्या है तीसरा फॉर्म? सावधि जमा हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब जब हमारे पास एक लंपसम अमाउंट, ध्यान रखोगे लंपसम अमाउंट, लंपसम अमाउंट किसको कह रहे हैं हिंदी वालों? एक मुश्त के पैसे को, एक मुश्त वाले पैसे को, एक मुश्त वाले पैसे को। अब कहीं से हमारे पास ऐसा पैसा आता है जो हमें अभी काम नहीं है लेकिन भविष्य में कभी काम हो सकता है, तो इस मनी को, इस अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए बैंक में फिक्स कर सकते हैं। नाम देंगे फिक्स्ड डिपॉजिट, हिंदी में चालू जमा, सावधि जमा। अब दो चीजें क्लियर हो गई। पहली बात तो लमसम अमाउंट चाहिए, दूसरी बात फिक्स टाइम, मतलब हमें समय निर्धारित करना होगा। वेदर वी आर गोइंग टू फिक्स इट फॉर 6 months, 1 year, 2 year, 5 year, 100 years, 200 years, whatsoever time we people feel comfortable at। मतलब जितने वक्त के लिए आपको अपना पैसा बैंक में रखना है आप रख सकते हैं। क्या बैंक इंटरेस्ट देगी? जी हाँ, बैंक देगी आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट। क्यों देगी? क्योंकि बैंक को पता है आप इस खाते से पैसा निकालोगे नहीं। कैपिटल फॉर्म होगा, यस नो में जवाब दे दो। फिक्स्ड अकाउंट में कैपिटल फॉर्म हो रहा है इकोनॉमी में, जिस तरह सेविंग में हो रहा था, करंट में नहीं हो रहा था। क्या फिक्स्ड अकाउंट में कैपिटल फॉर्म होगा?
तो जवाब है बिल्कुल, क्योंकि पैसा कहीं जा ही नहीं रहा, इस अकाउंट में रह रहा, बैंक के पास पूरा टाइम है इस पैसे को यूज करने के लिए, इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो बात हो गई सेविंग्स डिपॉजिट की, बात हो गई करंट डिपॉजिट की, बात हो गई फिक्स्ड डिपॉजिट की। आखिरी है रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा सीखते हैं। क्या है आवर्ती जमा? बेटा सबसे पहले तो रेकरिंग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों दो वर्ड से मिलकर बना है, आर ई रे और अकरिंग। रे का मतलब पुनः और अकरिंग का मतलब होना। मतलब ऐसा डिपॉजिट जो बार बार होगा, एक पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल टाइम के बाद होगा, ऐसे डिपॉजिट को नाम देंगे हम रेकरिंग डिपॉजिट। इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली हो सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बाई मंथली हो सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बाई वीकली हो सकती है। मतलब इस डिपॉजिट को खुलवाने से पहले हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बैंक को दे दिया, बता दिया कि हम इतने दिनों के अंतराल में डिपॉजिट करेंगे। अगला क्वेश्चन, कब तक करेंगे? तो ये भी हमें बताना होगा बैंक को। एग्जाम्पल ले रहे हैं रेकरिंग डिपॉजिट को समझने के लिए। कोई एक बच्चे का एग्जाम्पल उठाते हैं। हिमांशु नाम का एक बैंक का कस्टमर आने वाले 2 सालों के लिए मंथली बेसिस पर 5,000 रुपीज जमा करने के लिए तैयार होता है किसी पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक में, किसी पर्टिकुलर बैंक में। क्या मतलब है इसका? कि हर महीने के एक निश्चित तारीख को, मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसे करके 2 सालों तक हर महीने के 1 तारीख को हिमांशु नाम का कस्टमर अपने बैंक में, अपने रेकरिंग अकाउंट में 5,000 रुपए का डिपॉजिट कर रहा है। अब 2 साल का वक्त पूरा होगा, टाइम लिमिट कंप्लीट होगी 2 इयर्स की। तो 2 साल बाद बैंक अपने प्रिंसिपल अमाउंट, हिंदी वालों मूलधन के बाद इस पर ब्याज देगी। इतनी बातें हमें क्लियर है कि प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलेगा हमें इंटरेस्ट, मूलधन पर मिलेगा ब्याज। लेकिन सबसे अच्छी बात रेकरिंग डिपॉजिट की, जिस वजह से लोग रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाते हैं, अगर आपने 2 साल तक लगातार हर महीने कोई भी अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट में डाला होता, तो बैंक आपको डे वाइज कैलकुलेट करके इंटरेस्ट देती। मतलब पहला 5,000 पे तो आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिलता, लेकिन दूसरे 5,000 पे आपको 23 मंथ्स का, तीसरे 5,000 पे आपको 22 मंथ्स का। मतलब आपका अमाउंट जितने टाइम के लिए बैंक के पास होता, बैंक आपको बस उतने दिन का ब्याज देता। किस अकाउंट में? सेविंग्स अकाउंट में। लेकिन रेकरिंग में ऐसा नहीं है, आवर्ती जमा में ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? बैंक हमारे टोटल डिपॉजिट पर, अब बोलोगे सर टोटल डिपॉजिट मतलब कि 5,000 रुपए हिमांशु ने 24 महीने बैंक को जमा किए। मतलब हिमांशु ने जमा किए टोटल 1,20,000 रुपए। तो जब 2 साल के बाद बैंक इस पे इंटरेस्ट देगी तो वो पूरे के पूरे 1,20,000 पर देगी, ना कि
5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे अलग अलग कैलकुलेट कर कर। तो सबसे अच्छी बात क्या हुई रैकरिंग डिपॉजिट की, कि जिस भी टाइम पीरियड के लिए हम बैंक से में रैकरिंग डिपॉजिट खुलवा रहे हैं, बैंक में रैकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक हमें टोटल अमाउंट पर एक साथ इंटरेस्ट दे रही है, ब्याज दे रही है। काम की बात, इस दोनों से जब मन किया पैसा निकाल लिया हमने सेविंग्स और करंट अकाउंट से, इस वजह से इसको नाम दे दिया डिमांड डिपॉजिट्स का। लेकिन इस दोनों अकाउंट से, इस दोनों मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट और रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से सावधि जमा और आवर्ती जमा खाते से हम लोग एक टाइम पीरियड से पहले पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आपके मन में है कि सर निकाल लेंगे, तो आ रहे हैं। पहले तरीके से सीखते हैं कि एक टाइम पीरियड के पहले एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जो आपने डिसाइड किया, बैंक ने नहीं। आपने बोला कि मैं 2 साल तक आरडी चलाऊंगा, या मेरा ये फिक्स डिपॉजिट है, आप 5 साल के लिए रखो। तो इस टाइम पीरियड से पहले आप विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से इस दोनों अकाउंट का नाम दिया हमने टाइम डिपॉजिट। मतलब सेविंग और करंट डिपॉजिट को बोला हमने डिमांड डिपॉजिट, और फिक्स्ड और रैकरिंग डिपॉजिट को बोला टाइम डिपॉजिट। एमसीक्यू में पूछा जाने वाला सवाल, सेविंग और करंट मतलब बचत और चालू को बोला हमने डिमांड डिपॉजिट, और सावधि और आवर्ती को बोला हमने टाइम डिपॉजिट। अगर कुछ बच्चों के दिल में अभी भी सवाल है कि सर क्या होता अगर फिक्स्ड डिपॉजिट या रैकरिंग डिपॉजिट को हम बीच में ही तुड़वा देते, कुछ नहीं होता। पैसा आपका है, बैंक देने से मना नहीं कर सकता। तो बैंक क्या कर सकता है? बैंक इंटरेस्ट नहीं दे सकता है, बैंक आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। तो ये जो पेनल्टी या फीस का नियम है, ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। नंबर 1, अगर आप अपने फिक्स्ड डिपॉजिट या रैकरिंग डिपॉजिट को तुड़वाते हो वक्त के बीच में, टाइम ड्यूरेशन के बिटवीन, तो बैंक पहली बात कि आपको इंटरेस्ट नहीं देता है, और दूसरी बात अगर फीस या पेनल्टी कुछ लगाएगा तो वो हर बैंक का अलग अलग हिसाब किताब होगा। आगे बढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक का सीखे हैं पहला काम, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब लोगों से जमाओं को स्वीकार कर रहा है। कौन? कमर्शियल बैंक। दूसरी बात, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में दूसरा काम होगा प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब कि लोगों को ये ऋण देगा, लोगों को अग्रिम प्रदान करेगा। इट विल प्रोवाइड लोन्स टू पीपल। व्हाट काइंड ऑफ लोन? तो लोन 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सिक्योर्ड लोन या अनसिक्योर्ड लोन, मतलब या तो सुरक्षित ऋण या असुरक्षित ऋण। ध्यान रखेंगे कि चाहे बात सुरक्षित की हो या असुरक्षित की हो, बात सिक्योर्ड की हो या अनसिक्योर्ड की हो, ये सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड बैंक के लिए है, हमारे लिए नहीं। मतलब अगर बैंक किसी को सुरक्षित ऋण दे रही है या सिक्योर्ड लोन दे रही है, तो ये पैसा बैंक का सिक्योर है हमारे पास। कैसे? बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझोगे। जब भी बैंक किसी को सिक्योर्ड लोन देगी तो वो अपने पास सिक्योरिटी रखेगी, जिसको हम कोलैटरल के नाम से भी जानेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, हमने गिरवी वर्ड सुना होगा, मतलब हम अपना कोई सामान, कोई प्रॉपर्टी के पेपर बैंक के पास रख देंगे और इसके बदले बैंक से हम पैसा लेके चले जाएंगे। उस पैसे पर ब्याज सहित जब हम बैंक को पैसा रिटर्न करेंगे, चुकाएंगे, तो वो गिरवी का सामान जो हमने बैंक के पास रखा था वो हमें वापस मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स सिक्योर्ड लोन के कि सर कैसा लोन सिक्योर्ड लोन होता है।
तो हमने नाम सुना होगा होम लोन का, हमने नाम सुनी होगी हाउसिंग लोन की, हमने नाम सुना होगा गोल्ड लोन का। ये सारे सिक्योर्ड लोन हैं। मतलब इन लोन्स में बैंक का पैसा कहीं नहीं डूबने वाला। होम लोन में हमारे मकान का पेपर है बैंक के पास, हाउसिंग लोन में हमारे जमीन का पेपर है बैंक के पास, गोल्ड लोन में हमारा सोना है बैंक के पास। तो इन सभी को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे सिक्योर्ड लोन या सुरक्षित ऋण में। असुरक्षित ऋण या अनसिक्योर्ड लोन ये क्या है? तो अनसिक्योर्ड लोन बेसिकली ऐसे लोन्स हैं जिसमें बैंक ने हमसे कोई कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी, कुछ गिरवी के रूप में नहीं लिया। हमारे गुडविल, कॉमर्स के बच्चों जिसको आप गुडविल कहते हो, उसी तरह हमारा एक सिबिल स्कोर होता है जो कि हमारे परमानेंट अकाउंट नंबर से रिलेट करता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है। आप अपना पैन नंबर डालोगे तो आपको अपना सिबिल स्कोर पता चलेगा। कैरेक्टर रिपोर्ट कहते हैं इसको, मतलब इकोनॉमी में आपका कैरेक्टर कितना अच्छा है। 450 से ज्यादा का सिबिल स्कोर आपको एलिजिबल बनाता है, बस एलिजिबल बनाता है। 600 से ऊपर का स्कोर आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाता है, मतलब आपको कोई भी बैंक यूजुअली लोन दे देगी, मना नहीं करेगी। 700 से ऊपर के स्कोर को आउटस्टैंडिंग कहते हैं, लेकिन अगर ये 450 से नीचे होता है मतलब कि सिबिल में आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर के बारे में कुछ खराबी है। आपने कुछ तो लिया किस्तों पे या लोन पे जो आपने वापस नहीं किया, या वापस करने में देरी करी, या सेटलमेंट किया, मतलब आपने कुछ भी किया जो बुरा था। तो बात कर रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। तो अनसिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स हुए जिसमें बैंक ने बिना सिक्योरिटी या बिना कोलेटरल के हमें लोन दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें रखेंगे पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन। सिक्योर्ड लोन में क्या दिया था हमने एग्जाम्पल? होम लोन, हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन। अनसिक्योर्ड में क्या एग्जाम्पल दिया? एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्योंकि इसके लिए बैंक में हमने कुछ गिरवी नहीं रखी। क्विक रिकैप करते हैं कमर्शियल बैंक के काम का। पहला काम था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब जमाएं स्वीकार करना। दूसरा काम हुआ लोन्स देना, प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस, ऋण और अग्रिम प्रदान करना। अगर कोई बच्चा अग्रिम में कंफ्यूज हो, एडवांस में कंफ्यूज हो, तो देयर आर सर्टेन बैंक अकाउंट्स जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। मतलब कि आपने बैंक से एडवांस में कुछ पैसे उधार लिए, चुकाओगे आप बाद में। तो प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस एक साथ रहेगा। बैंक का पहला काम क्या था? तो बैंक का पहला काम था जमाएं स्वीकार करना। बैंक का दूसरा काम हुआ लोन्स देना। बैंक का तीसरा काम एजेंसी फंक्शन, मतलब कि ये एजेंट के तौर पर काम करेगा। किसके और किसके बीच में? तो दो बैंकों के बीच में, कस्टमर और आरबीआई के बीच में। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कैसे कोई कमर्शियल बैंक दो बैंकों के बीच में एजेंट का काम कर रहा है। आपने चेक्स देखे होंगे। दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल में नाम रखते हैं हिमांशु का, और दूसरे एग्जाम्पल में नाम रखते हैं आशीष का। दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग बैंक खाते। हिमांशु का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और आशीष का बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। अब हिमांशु को करनी है पेमेंट आशीष को, तो हिमांशु ने क्या किया? ₹50,000, जस्ट एग्जाम्पल है, 50,000 का एक चेक आशीष को हाथ में पकड़ाया। नाउ
हिमांशु ने दिया है चेक, हिमांशु का बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मतलब चेक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आशीष ने ये चेक लिया और ये अपने बैंक चला गया, मतलब पंजाब नेशनल बैंक चला गया। पंजाब नेशनल बैंक में जब आशीष ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक जमा किया, क्या प्रोसेस है, कैसे कमर्शियल बैंक एजेंट है, बात को समझेंगे। जब आशीष ने अपने पंजाब नेशनल बैंक में हिमांशु का दिया हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक डिपॉजिट किया, तो पंजाब नेशनल बैंक वालों को तो पता नहीं कि हिमांशु का अकाउंट एसबीआई में है, तो उसके अकाउंट में पैसा है भी या नहीं। पंजाब नेशनल बैंक इंफॉर्मेशन मांगेगा आरबीआई से कि आरबीआई प्लीज चेक कि हिमांशु नाम का कोई बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ये उसका सिग्नेचर है, सिग्नेचर मैच कीजिए, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसके अकाउंट से 50,000 रुपए निकालकर मुझे दीजिए, ताकि मैं अपने कस्टमर आशीष को 50,000 रुपए दे सकूं। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस हाउ अ चेक गेट्स क्लियर। ये एक आम तरीका है जिससे आरबीआई का हेल्प लेकर दो बैंक किसी कस्टमर्स के चेक को क्लियर कर रही है। तो बैंक ने दो कस्टमर्स के बीच काम किया, किसका काम किया, एजेंट का काम किया। इस वजह से कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है एजेंसी फंक्शन। बढ़ते हैं आगे। कमर्शियल बैंक जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी परफॉर्म करेगी। अब जनरल यूटिलिटी फंक्शंस मतलब सर, तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन मतलब फॉर एन एग्जांपल, अभी आपका रिचार्ज हो जाए खत्म, आप तुरंत ऑन करोगे अपना फोन पे, और जो भी बैंक अकाउंट आपका इससे कनेक्टेड होगा उस बैंक अकाउंट के हेल्प से अपने फोन का कर लोगे एयरटेल का रिचार्ज। फोन का रिचार्ज इज जनरल यूटिलिटी, सामान्य उपयोगिता का कार्य। फोन बिल, बिजली बिल, गैस बिल, वाटर बिल, किसी भी तरह का बिल आप अपने बैंक अकाउंट के हेल्प से भर पा रहे हो, मतलब बैकग्राउंड में काम हो रहा है। तो कमर्शियल बैंक आपके जनरल यूटिलिटी की सर्विसेज को भी आप तक को प्रोवाइड करता है। सामान्य उपयोगिता का कार्य भी कंज्यूमर के लिए करेगा कौन, तो कमर्शियल बैंक। क्विक रिकैप करें। कमर्शियल बैंक का पहला काम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दो फॉर्म में, डिमांड एंड टाइम। दूसरा काम लोन्स देगा, एडवांसेस देगा। तीसरा काम एजेंट के तरह काम करेगा, और चौथा काम जनरल यूटिलिटी फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। अब कमर्शियल बैंक के सिलेबस में हमारे पास इतना ही है। देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, हमारा सेंट्रल बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा एपेक्स बैंक है, मतलब सुप्रीम बैंक है, सबसे ज्यादा बड़ा बैंक है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कब बना? तो आजादी से पहले, डेट था 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। बहुत बड़ा कारण है ये, जिस वजह से हम अपना फाइनेंशियल ईयर, कॉमर्स वालों वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू कर 31 मार्च पर खत्म करते हैं। जहां भी अकाउंट्स का सवाल बनाओगे एज ऑन 31 मार्च करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर सर 1 अप्रैल को शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, प्राइम बैंक है, वो 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुई। सारे बोर्ड के बच्चों,
आरबीआई को जो आदमी हेड होगा, आरबीआई का जो हेड करेगा, उसको उसका नाम देंगे गवर्नर। मतलब आरबीआई का सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? तो गवर्नर बोलते हैं इसको। इट इज हेडेड बाय अ गवर्नर। कौन है अभी गवर्नर? नाम है संजय मल्होत्रा। अगर एग्जाम से पहले ये चेंज होता है तो मैं आप लोगों को करंट नाम बताता रहूंगा। अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर आरबीआई का गवर्नर जो है, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। कब स्थापित हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ आरबीआई? तो इस्टेब्लिश हुआ सर 1 अप्रैल 1935 को। काम क्या करेगा आरबीआई? तो आरबीआई खूब सारे काम करेगा। करेंसी इशू करेगा, सरकार की बैंकिंग फैसिलिटीज को फुलफिल करेगा, बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाएगा, सरकार को एडवाइस करेगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, इकोनॉमी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज का कस्टडी अपने पास रखेगा। लेकिन इन चीजों को डील करने के लिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि अगर हम शुरू भी करते हैं तो इसे खत्म करने में थोड़ा हमें वक्त लग जाएगा और ऊपर से पढ़कर फायदा नहीं है, क्योंकि फंक्शंस ऑफ आरबीआई एक प्राइम क्वेश्चन है। इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सरकार का बैंकर फंक्शन को की व्याख्या कीजिए। तो हमें जानना पड़ेगा कि मुद्रा जारी करना या सरकार का बैंकर होना या बैंकों का बैंक होना फंक्शन को आरबीआई कैसे परफॉर्म करता है। तो आज हमने क्या कवर किया? आज हमने जाना बैंक किसको कहते हैं। बैंक के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप कमर्शियल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक किसको कहेंगे, कमर्शियल बैंक क्या क्या काम करेगा। ऊपर से जानने के लिए हमने जरूर देख लिया कि आरबीआई क्या है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई क्या क्या काम करता है। लेकिन आरबीआई के काम को और डिटेल में जानने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।